अपने 20s में या अर्ली 30s में घर खरीदना चाहिए या घर रेंट पे लेना चाहिए, ये सारा कुछ करेंगे या सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और हाँ, ये सब कुछ करेंगे हम एक्सेल शीट से। चलिए चल के देखते हैं कि एक्सेल शीट क्या बोलती है। दोस्तों, घर खरीदना ना आप एक आम हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। हर कोई चाहता है उसका अपना घर हो, अपनी तरह से उस घर को सजाए और वहाँ पे रहे। और समाज भी ये चाहता है, और समाज के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हमारा घर परिवार भी ये चाहता है कि हमारा अपना घर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है अगर अपना घर होता है तो आप मेंटली बहुत फ्री रहते हैं। लेकिन क्या आपको घर अपने 20s में या जो 20, 22, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आपको घर खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, या आप उस घर को खरीदने की जगह उसी घर पे रेंट पे रहें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? देखिए, इस वीडियो में हो सकता है बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोग बोलें कि नहीं यार, ये तो गलत कैलकुलेशन है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, घर तो खरीद लेना चाहिए, घर खरीदना सबका सपना होता है। तो इसमें दो तरह के एंगल होते हैं। एक एंगल वो है जो इमोशनल एंगल है। अगर आपको घर खरीदना है, आपके इमोशंस पे ही आप जाना चाहते हैं, तो आँख बंद करिए, घर खरीदिए। और 90% लोग घर खरीदते हैं लोन पे। सबके पास, किसी के पास 1 करोड़ रुपये यहाँ पे कैश नहीं रखा हुआ है, किसी के पास सेविंग्स में नहीं रखा हुआ है, तो वो सारे लोग लोन जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, 8-10% जो भी इंटरेस्ट पड़ रहा होगा उस इंटरेस्ट पे घर खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इमोशंस में है, आप सोशल प्रेशर में है कि अरे शर्मा जी के बेटे ने तो घर खरीद लिया है, वर्मा जी के बेटे ने घर खरीद लिया है, तुम अभी तक रेंट पे ही रह रहे हो। और रेंट पे रहना हमारे समाज में इस तरह से देखा जाता है कि शायद कमा नहीं पा रहा है उतना, इसलिए लड़का रेंट पे रह रहा है या लड़की रेंट पे रह रही है। तो अगर आपके पास ये सारे सोशल प्रेशर है, इमोशनल एंगल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए आगे तक, और यहीं पे पॉज करिए और जाके अपना घर खरीदना है तो घर खरीद लीजिए। क्योंकि इसके आगे घर नहीं खरीदना चाहिए, उस पर ही सारे आर्ग्यूमेंट होंगे, उस पर ही सारा डिस्कशन मैं करूँगा, और इसको मैं पूरे एक मैथ्स की तरह समझाऊँगा। एक एक्सेल शीट कैलकुलेशन में मैं समझाऊँगा कि घर खरीदना नुकसानदायक है, रादर देन उस घर को मैं रेंट पे लूँ। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन यंगस्टर की जो भी कॉलेज से निकले हैं, नौकरी शुरू करी है, 20, 22, 25 साल के हैं या 30 साल के हैं। उनके लिए घर खरीदना ज़्यादा बेहतर है या रेंट पे रहना ज़्यादा बेहतर है? इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस पूरे वीडियो में, और इसको समझेंगे हम एक्सेल शीट कैलकुलेशन के थ्रू। सारी मैथ्स होगी कि घर खरीदना चाहिए तो क्या फ़ायदा नुकसान है, और अगर रेंट पे रहते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है, और क्या हमारा ये डिसीजन कि घर नहीं खरीदना चाहिए अभी अगले 15-20 साल तक, अगर मैं जॉब पे अभी लगा हूँ, 20-22 साल का हूँ और 15-20 साल तक मैं रेंट पे रहता हूँ, तो क्या आगे फ्यूचर में चल के मेरे रिटायरमेंट के लिए ये हेल्प कर सकता है? और फिर क्या बेहतर हो सकता है घर को खरीदना? क्या आज जो आप घर खरीदते हैं, तो देखिए मेन पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए मैं कॉलेज पास आउट निकला, 22 साल में मेरी नौकरी लग गई, मैं 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगा, और 25 साल की एज तक आते आते मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले प्रेशर ये आता है कि ऐसा है भाई साहब, ज़रा घर खरीद लीजिए और सेटल होना शुरू हो जाइए। तो क्या करूँगा? मैं घर खरीद लूँगा। अब मैंने घर खरीदा तो उस सैलरी में मेरी जो लिमिट होगी वो एक 2 BHK घर की होगी। 2 BHK घर मैंने खरीद लिया, मान लिया दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली गुड़गांव में मैंने 2 BHK घर खरीद लिया। वो लगभग 1 करोड़ का घर पड़ गया मुझे, और मैंने वो 15-20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, बाकी सब मैंने लोन पे डाल दिया और मैंने घर खरीद लिया। अब क्या होता है, लगभग 5-8 साल बाद या 5 साल बाद शादी हो जाती है। अब वो 2 BHK घर थोड़ा सा छोटा लगना शुरू हो जाता है। 8 साल बाद पता चला बच्चे हो गए, एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हो गया। अब क्या होगा? अब उस घर को छोटा ही लगने लगेगा हमें, बिकॉज हमारी फैमिली बढ़ रही है। तो 35 की एज आते आते होता क्या है कि घर हो जाता है छोटा, बढ़ जाते हैं लोग। तो अब क्या करें? अब दूसरा घर खरीदना होता है। पहला घर जो खरीदा है उसे बेचना। हिंदुस्तान में कोई चीज़ खरीदने से ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा प्रॉब्लम उसको बेचने में है, ख़ासतौर से प्रॉपर्टी को, और वो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। तो उस घर को बेचना, और क्योंकि वो ऑलरेडी लोन पे चल रहा है तो मैंने उसमें कितना पैसा दे दिया होगा अब तक, क्या अब बेचने से मुझे उसको कोई फ़ायदा मिलेगा, या वो अब बिकेगा कितने में? जो मैंने ख़रीदा था 1 करोड़ में, क्या वो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया होगा, कितना होगा? ये सारा कुछ अभी तो नहीं पता, कैलकुलेशन देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर उसमें को मैं बेच देता हूँ और बेचने के बाद फिर से मैं एक नया घर खरीदूँगा, फिर वो 10 साल बाद हो सकता है वो घर मुझे फिर छोटा लगे। तो आते आते लगभग 40-45 की एज तक आते आते हमें लगता है कि अब हम सेटल हो गए हैं, हम एक शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हमें वहीं रहना है,
और उस स्टेज पे आके हमें लगता है कि अब हमें घर खरीदना चाहिए और एक सपनों का घर खरीदना चाहिए, ना कि 2 BHK 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट का जो हम फ्लैट खरीद लेते हैं। वो एक्चुअली हमारे सपनों का घर तो होता ही नहीं है। वो मेरे हिसाब से तो मुझे एक सोशल प्रेशर लगता है, इसलिए ख़रीद लिया होता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें जो आगे हम घर खरीद सकते हैं, किसी का सपना है विला खरीदने का। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना सारा पैसा फंसा रखा है लोन में। अब कैसे, क्या आपकी सैलरी उस रेट से बढ़ रही है जिस रेट से आपका लोन बढ़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। पिछले 20 साल का डेटा उठा के देखा जा सकता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, एक्सेल शीट पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या है अगर घर खरीदा जाए और क्या है अगर उसी घर को रेंट पे लिया जाए। उससे पहले कुछ डेटा है, वो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो डेटा देखते हैं और फिर सीधे हम चलेंगे एक्सेल शीट कैलकुलेशन देखने के लिए। तो एक डेटा ये बोलता है कि 2010 से लेके 2020 तक में जो एवरेज हाउसिंग प्राइस है वो 38% तक बढ़ गया पिछले 10 साल में। लगभग 2000 से लेके 2010 के बीच में भी लगभग 40% तक बढ़ गया था। तो ऑन एन एवरेज जो आज 1 करोड़ का घर होगा वो 10 साल बाद 1 करोड़ 40 लाख का, 1 करोड़ 38 लाख का हो जाता है। ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका घर आपने ख़रीदा है और अगर आप उस घर को रेंट पे उठा देते हैं तो उस घर से आपको कितना रेंट मिलने वाला है साल भर में, और साल भर में आप कितना उस घर पे पैसा लगाओगे, उसके बदले में आपको साल भर में कितना रेंट होगा। तो वो जो वैल्यू निकल के आती है ऑन एन एवरेज, सारे जितने भी मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ का देखा जाएगा, उनकी वैल्यू निकल के आती है एवरेज रेंटल यील्ड, वो 3% के अक्रॉस होती है। 3% आपको मिलती है। तो मान लीजिए अगर साल भर में आप उस पर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं पूरे घर में को उसका लोन चुकाने में या उसके मेंटेनेंस पे या चीज़ों में, तो आपको 3 लाख रुपए आपको उसका रेंट मिल रहा होगा। तो अब इन दो फैक्टर के बेसिस पे कि रेंटल यील्ड 3% है और हमारी जो रेंट है यानी घर का जो प्राइस है वो प्राइस हमारा 38% बढ़ जाता है 10 साल में। तो इन दो वैल्यूज़ के बेसिस पे हम अपनी आगे की कैलकुलेशन देखेंगे एक्सेल शीट पे और देखते हैं कि क्या बोलता है, बाय करें या उसको रेंट पे लेना चाहिए। तो ये एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में मैं पहले एक्सेल शीट को समझा देता हूँ क्या है। इसमें मैं एक घर खरीद रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन करूँगा कि घर कितने में ख़रीदा, उसकी डाउन पेमेंट कितनी करी, तो उसका EMI, उसका इंटरेस्ट कितना बन के आ रहा है, वो सारी चीज़ करेंगे। तो जितना भी है इस पूरी एक्सेल शीट में आपको येलो पार्ट दिखेगा। आप इस एक्सेल शीट को मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एडिटेबल फॉर्मेट में होगी। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, कितने का घर है, कितना रेंट है, ये सारी चीज़ें डाल के आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें फिक्स रखी हैं जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर को आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक घर ख़रीदा तो एवरेज अगर 2 BHK 2.5 BHK की बात करें मेट्रो सिटीज़ में लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, आई थिंक मुंबई में तो शायद नहीं मिलने वाला, बट अगर हैदराबाद, पुणे ऐसी जगह पे बात करी जाए तो 1 करोड़ में हमें 2 BHK 2.5 BHK का एक घर मिल जाता है। तो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का, और ये मैं सारा जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ जो 35 साल प्लस वाले हैं या 40 साल प्लस वाले हैं वो उनके लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा ये, जितना कि मैं अर्ली जो कॉलेज पास आउट हैं और जो अभी अभी जॉब पे आए हैं, जिनका सपना है अच्छी नौकरी करना है, अच्छी ग्रोथ पाना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन है। तो उसके लिए जो 20-22 साल वाले हैं और 30-35 साल तक के जो बंदे हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ इसमें बहस में नहीं पड़ना है कि नहीं मुझे तो ये फ़ायदा हो रहा है और मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये नुकसान हो रहा है। तो मैं एज रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि 20 साल से लेके 35 साल तक के बंदों के फ़ायदे की बात होगी इसमें ज़्यादातर। उसके बाद नहीं होगा कि मान के चलते हुए 35 साल के बाद एक सेटलमेंट आ जाता है, आपको पता होता है कि आप कहाँ रहने वाले हो। तो इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कोई 1 करोड़ का घर खरीदना चाहता हूँ तो 1 करोड़ के घर में जो मेरे पास EMI आएगी, और अगर उस 1 करोड़ के घर को ख़रीदने के लिए मैं 20 लाख रुपए का मान लीजिए डाउन पेमेंट करता हूँ, तो जो मेरी EMI और सारी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे दी हुई है 20 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 9% पकड़ा है, जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट समय चल रहा है रेपो रेट के रिवाइज होने के बाद, और टेन्योर 20 साल का है।
तो 20 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करेंगे, लोन अमाउंट आपका 80 लाख होगा, उस पर जो EMI बनेगी वो लगभग 71,900 ऑलमोस्ट 72,000 पर मंथ की EMI बनेगी। तो आप जो टोटल अमाउंट पे करेंगे वो 80 लाख प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है 92,74,000 लगभग ये टोटल हो जाता है आपका 1,72,000 रुपये, 1,72,00,000 रुपये आप पे करेंगे अगले 20 साल में। अब इसमें और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि आपको एक्चुअल इस घर की टोटल कॉस्ट कितने पड़ने वाली है। तो जब आप 80 लाख का घर लेते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन वैल्यू भी देंगे। तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू ऑन एन एवरेज 7% आती है, कहीं पे वो 7.5% है, कहीं पे वो 8% है, कहीं पे वो 7% है। तो मैंने 7% लेके चला हो, तो 5,60,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देते हैं, प्लस आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसका मंथली कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होगा। तो 4,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस के हिसाब से जो आप इसको पे करेंगे वो आप ये देखिए 20 साल तक जो आप मेंटेनेंस पे करेंगे वो 9,60,000 रुपये होगा। और एनुअल मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप घर में कभी आप वाइट वॉश कराएंगे, घर में कुछ टूट फूट होगी, आप उसको कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ये सारी चीज़ों का मैंने एनुअल 10,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ। तो आप उसके हिसाब से 2 लाख रुपये लगभग 20 साल में आप पे कर देंगे इसको एनुअल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके जो टोटल आपके घर की कॉस्ट निकल के आती है 20 साल में, आपकी जेब से जो पैसा गया होगा वो लगभग 1,90,00,000 रुपये गया होगा। ये पूरी 20 साल की EMI कैलकुलेशन है कि कैसे 20 साल तक आपको कितनी EMI पड़ेगी, कितना आपके पास आउटस्टैंडिंग बचेगा, वो देख सकते हैं। मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। तो अब हमारे पास ये आ गया कि हमारे घर की कॉस्ट 1 करोड़ का घर 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके 80 करोड़ रुपए के अगर लोन पे हम 20 साल के लिए लेते हैं तो EMI मेरी 72,000 बनती है। और टोटल जो घर की कॉस्ट 20 साल बाद मैं पे कर चुका हूँगा, 20 साल तक अगर मैं उसे रखता हूँ तो 20 साल तक मैंने उसे 1,90,00,000 रुपये पे कर दिए होंगे। तो अब ये देखते हैं कि अगर मैंने ये घर ख़रीदा था और 20 साल तक मैंने इसे रखा होगा तो मेरे जो घर की 20 साल बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, यानी मेरे घर की हाउस की जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी होगी, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मेरे घर की वैल्यू कितनी है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कितने % बढ़ गई, कितना पैसा मुझे मिल रहा। तो जैसा मैंने आर्टिकल में दिखाया था कि 38% 10 साल में बढ़ गया। तो 38% अगर 10 साल में बढ़ता है तो ऑन एन एवरेज जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो लगभग 6% आता है, यानी हर साल आपकी प्रॉपर्टी 6% से बढ़ती गई। तो अगर इसको मैं 6% से लेके चलूँ तो जो 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है वो 6% से बढ़ के 20 साल में लगभग 3,31,00,000 की हो जाएगी। लगभग 3 गुना हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी 20 साल में आपने जो 1 करोड़ का घर खरीदा। तो ये तो एक कैलकुलेशन हो गया कि मेरे घर की क्या वैल्यू है। अब आ जाते हैं कि अगर मैं इसी वैल्यू को, इसी घर को मैं खरीदूँ नहीं, मैं चाहता हूँ मैं इस पे रेंट पे रहूँ, तो सबसे पहले देखना है कि मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा उस घर के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेंटल यील्ड जो है लगभग 3% है। तो ईयर ऑन ईयर अगर मेरा घर 1 करोड़ रुपए से मैं शुरू करता हूँ और 20 साल तक ईयर ऑन ईयर वो बढ़ के लगभग 3,25,00,000 का हो जा रहा है। अब अगर पहले साल 1 करोड़ का था तो मुझे रेंटल यील्ड के हिसाब से उसमें 3 लाख रुपए का रेंट है। ऐसे 20 साल तक अगर मैं उसी घर पे रेंट में रहूँगा तो 20वें साल में मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो 9,07,000 रुपये का साल भर का रेंट, सालाना रेंट होगा ये 12 साल के लिए। तो अगर इसका एवरेज में निकालूं तो एवरेज आ रहा है 5,51,000 रुपये। 5,51,000 रुपये एवरेज है और साल का। तो उसका जो मंथली रेंट निकल के आता है वो 45,982 रुपये, यानी लगभग 45,982, लगभग 46,000 रुपये रेंट है। तो मैं मान सकता हूँ ईयर 1 से कि मैं 46,000 रुपये उस घर का हर महीने रेंट दूंगा। ये बात यहाँ पे फिक्स हो गई। अब चलते हैं एक कैलकुलेशन देखते हैं कि मैंने इस घर में जो डाउन पेमेंट दिया था वो 20 लाख रुपए दिया था, जो EMI में पे कर रहा था वो लगभग 72,000 पे कर रहा था। एवरेज रेंट जो मैं हर महीने दूंगा 20 साल तक वो लगभग 46,000 रुपये, 45,982 है। तो अगर मैं इस घर को ख़रीदने की जगह इस घर को रेंट पे लेता तो जो मैं सेविंग होती मेरी वो लगभग 25,900 रुपये होती, लगभग 26,000 रुपये होती, माइनस करने पे कि मेरे पास डाउन पेमेंट जो है वो नहीं देनी पड़ती। और जो EMI और रेंट का जो डिफरेंस है, अगर मैं EMI पे करता 72,000 और 46,000 रुपये मैं रेंट देता
तो मेरे पास जो बचता वो लगभग 26,000 रुपये बचता। तो मेरे पास 26,000 रुपये बचता, प्लस मेरे पास 20 लाख रुपए वो बचे होते जो मैंने डाउन पेमेंट दिया है, तो वो एक बड़ा अमाउंट मेरे पास होता। अब देखते हैं, अगर मैं उस घर को आज लेने की जगह उसको सिर्फ रेंट पे लेता, उसको ख़रीदने की जगह रेंट पे लेता, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या घटा होती आज से 20 साल बाद। तो रेंट की फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले जो 20 लाख रुपए है उसका डाउन पेमेंट जो बचा था वो उसको मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता। मेरे पास जो EMI माइनस रेंट बचता, रेंट मैं 45,000 दे रहा था, EMI मेरी 71,000 थी, तो मेरे पास लगभग 26,000 रुपये बच रहे थे। उसको मैं इन्वेस्ट करता कहाँ पे, मैं बहुत ही सेफ़ इन्वेस्ट करता। सेफ़ एज इन इतना सेफ़ नहीं, बट मैं स्टॉक मार्केट में डालता, बट मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डालूँगा। मुझे नहीं पता कि स्टॉक में डालने पे क्या होगा, स्टॉक गिरेगा बढ़ेगा, मैं इन सब कचड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। तो मैं सिंपल इंडेक्स फंड में डालूंगा, निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल दूंगा। अगर निफ्टी के इंडेक्स फंड का पिछले 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एवरेज CAGR 14% है, लगभग 14.5% है। बट मैं बहुत ही मॉडेस्ट होके 12% के एवरेज रिटर्न से 20 साल के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ। हर महीने जो मेरी EMI माइनस रेंट है उसको SIP करता हूँ इंडेक्स फंड में, और वन टाइम मैं 20 लाख रुपये डालता हूँ। जो टोटल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया होगा वो 82 लाख रुपए होगा, और 20 साल बाद जो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी वो 4,77,00,000 रुपए निकल के आएगी। अब अगर 20 साल बाद मैंने घर ख़रीदा होता वो, तो 20 साल बाद मेरी जो वैल्यू निकलती 3,31,00,000 बन रही थी। लेकिन अगर मैंने उसको खरीद कर उसको मैंने रेंट पे लिया होता, तो मेरे पास रेंट चुकाने के बाद भी मेरे पास 4,77,00,000 रुपये बन जाते, इनफैक्ट 59,000 रुपये एक्स्ट्रा बनते। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या निकल के आती है? फाइनल कैलकुलेशन ये निकल के आती है कि अगर मैं घर ख़रीदता तो मैंने टोटल पे करा होता 1,89,00,000 रुपीज़। अब इसमें एक कैलकुलेशन आप लोग कहेंगे कि इसमें टैक्स को कंसीडर नहीं किया था, कोई घर खरीदते हैं तो टैक्स बचता है, बिल्कुल। तो मैंने अब उसमें टैक्स की कैलकुलेशन भी डाल दी है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर 1 करोड़ का घर खरीदते तो आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो 20 साल में आपने लगभग 12 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया होगा उस घर पे। दूसरा, अगर उस घर की वैल्यू जो 20 साल में 3,31,00,000 हो गई होगी, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट बन के आ रहा होगा वो प्रॉफिट आपका ये टोटल वैल्यू जो पे करी है प्लस जो टोटल टैक्स है माइनस आपकी जो वैल्यू बन रही है, तो आपको टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा वो 1,53,00,000 का हुआ। अब क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं इस घर को बेचूंगा तो मुझे उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी माइनस करना होगा, जो कि 10% होता है 1 लाख के ऊपर का। तो जो इसके ऊपर मैं 10% माइनस करके करूँगा तो नेट प्रॉफिट जो मुझे निकल के आएगा 20 साल बाद 1 करोड़ के घर से, और सब कुछ पे करने के बाद वो 1,37,00,000 रुपये निकल के आएगा। और अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं उस घर को रेंट पे रखता, रेंट 50,000 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ कि रेंट है, जो मैंने 45 लिया था लेकिन मैं उसको 50,000 दे रहा हूँ, डाउन पेमेंट 20,000 रुपये, और यहाँ पे जो मैंने को सेविंग रेंट से हो रही थी 25,996 रुपये, वो तो मैं टोटल 4,77,00,000 की वेल्थ क्रिएट कर रहा था, और मेरे को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने के बाद जो बचता वो बचता 4,29,00,000 रुपये। तो 20 साल में अगर मैं घर खरीदने की जगह रेंट पे रहता तो मैं 2,92,00,000 रुपये होते 20 साल बाद। आज मान के चलिए 2023 में किसी की उम्र 20 साल है, आज से 20 साल बाद उसकी उम्र 40 साल होगी, तो 40 साल बाद उसके पास 2,92,00,000 रुपये उसके हाथ में होंगे, उसके पास होंगे 2,92,00,000 रुपये। अगर वो घर ना खरीद के घर को रेंट में रहता है, 40 साल की एज में 2,92,00,000 रुपये आपके पास एक कैश होना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब आप अपना घर नहीं, आप अपना विला, आप अपना बंगला भी खरीद सकते हैं। अब आप चाहें तो लोन पे लेके बड़ा घर ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, विला ले सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इससे एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। ये एक्सेल शीट मैं कमेंट में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इस एक्सेल शीट के साथ जो खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जब 20 साल बाद यानी 40 की एज में उस बंदे के पास 2,92,00,000 रुपये होंगे, तो क्या उससे उसका फ्यूचर कितना सिक्योर हो सकता है? तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर इस वैल्यू को मैं लेके चलता हूँ। तो मैं 2,92,00,000 को वन टाइम के हिसाब से एक बार मैं लगा देता हूँ इंडेक्स फंड में अगले 15 साल के लिए।
तो मैं मान के चल रहा हूँ अगले 15 साल का 20 साल के जब वो रिटायर हो रहा होगा तो 12% अगेन फिर मैंने CAGR पकड़ा है 14 की जगह 12%। अगर मैं इसको 10% भी ले लेता हूँ जो कि मैं कहता हूँ गोल्ड का एवरेज रिटर्न आ जाता है गोल्ड का, तो भी 20 साल बाद यानी कि जब वो रिटायर हो रहा होगा उसके पास 21 करोड़ 40 लाख रुपए होंगे। तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने करियर के कुछ साल शुरू के रेंट पे रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है रादर देन घर को खरीदना। तो अब हमने जैसे देखा कि अगर 20 साल तक आप घर नहीं खरीद के उसी घर में रेंट पे रहते हैं तो आपको जो पैसे के हिसाब से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, आप आगे अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए कि घर खरीदना और घर रेंट पे रहने में क्या बेनिफिट क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक आप IT एम्प्लॉई हैं और आप ऐसे हैं कि कभी गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं तो कभी बैंगलोर में तो कभी मुंबई में। मान लीजिए आपने दिल्ली में घर खरीद लिया और अब आपको वहाँ से गुड़गांव ट्रैवल करना है तो आपको वो जो ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रैवल टाइम है, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि आपने दिल्ली में घर है आपका। तो ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि आप गुड़गांव में रेंट पे रहें, तो आपको दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ेगा। और लंबी डिस्टेंस अगर है, मान लीजिए ग्रेटर नोएडा साइड आप रहने चले जाते हैं और वहाँ से गुड़गांव जा रहे हैं तो आप रोज़ का 3 से 4 घंटा पहले तो ट्रैवल टाइम रखिए, प्लस या तो आप फिर रेंट पे रहिए और आप ग्रेटर नोएडा पे घर भी लेंगे, उसका लोन भी चुकाएंगे, उसकी EMI देंगे और गुड़गांव में आप रेंट पे रहेंगे, उसका रेंट भी देंगे। तो ये तो कहीं से फ़ायदेमंद हुआ नहीं। दूसरा जो मेंटल स्ट्रेस है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रैफिक की, उससे भी आपको गुजरना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। अगर आपको ऑफिस ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, गाड़ी से जाते हैं या कैसे भी जाते हैं, तो ये मेंटल स्ट्रेस की भी बात उठती है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने गुड़गांव में जॉब करते हैं, आपने घर लिया दिल्ली में, लेकिन आपकी जॉब शिफ्ट हो गई, आपने स्विच किया, अच्छा पैकेज मिला और आप बैंगलोर चले गए। अब आप उस घर को रेंट पे उठाएंगे। अब आप उस घर में लगभग साल में 10 लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन आपको उसके बदले जो रिटर्न मिल रहा है वो 3 लाख रुपए मिल रहा है, 3 लाख 4 लाख रुपए मिलेगा। तो आपका जो रेंटल यील्ड है वो बहुत कम है। इतना नहीं है कि आपकी EMI को वो सुपरसीड कर जाए आपका रेंट। तो अगर मैं 9% से कोई चीज़ दे रहा हूँ और 3% से मुझे मिल रहा है रिटर्न, तो मेरे को 6% का जो डेफिसिट है वो फ़ायदेमंद नहीं हुआ, मेरे लिए नुकसानदायक हुआ। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, लॉजिक के हिसाब से देखें, तो भी घर शुरू के इनिशियल करियर के कुछ सालों आपको रेंट पे रहना बेनिफिट होता है रादर देन उसको बाय करें। और अगर आप मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि आप जितना ऑफिस ट्रैवल टाइम में लगाएंगे उतना कम टाइम आप घर के साथ देंगे रादर देन उतना ज़्यादा टाइम आप सड़क पे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये समझ में आता है कि घर को ख़रीदना एक अर्ली स्टेज में शायद अच्छा डिसीजन नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप इमोशनल जो क्वेश्चन है उसको बीच में नहीं ला रहे। इमोशनल है, माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं घर खरीद लो, हमने, उनका ज़माना अलग था, उनके ज़माने में वो लाइफ नहीं थी, फास्ट मूविंग लाइफ नहीं थी। उनके ज़माने में सिटीज़ इतनी चेंज नहीं करी जाती थी। मैं पिछले 10 साल में कम से कम 5 सिटीज़ को चेंज कर चुका हूँ। तो अगर मैं घर खरीद लेता तो क्या होता। हाँ, अब इस स्टेज पे आके मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं घर खरीदूँगा, क्योंकि अब 35 के ऊपर जब आ जाते हैं तो आपको लगता है आप सेटल होना चाहते हैं, आप एक घर खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जो आपने घर खरीदा है एक्चुअली वो आपका तब एसेट की तरह काम करता है। अब मैं जो घर खरीदना चाहता हूँ वो घर खरीद सकता हूँ। तो आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंपेयर आप कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी को ये ऑफेंडेड हो रहा हो इससे कि घर खरीदना चाहिए, ये तो नेगेटिव बोल रहा है, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि थोड़ी कैलकुलेशन करना, थोड़ा पर्सनल फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब आप घर खरीदते हैं, क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। आप अपने करियर को स्विच नहीं कर सकते, आप अपने करियर में थोड़े रिस्क नहीं ले सकते, ब्रेक नहीं ले सकते, बिकॉज आपके ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है बैंक की EMI। इसकी वजह से बहुत सारे प्लान्स आपके रुक जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो आई होप
आपको समझ में आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका अपना लॉजिक क्या बोलता है, और प्लीज़ हेल्दी कमेंट करिए और बताइए ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट कर सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ईजी है। सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होती है मेरी, और आपके लिए ऐसे और भी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।